नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई चल रही होगी, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, कोर्स सबके पूरे हो चुके होंगे। तो आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पहली जो कविता थी, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसका भावार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। कुछ बच्चों के कहने से अब मैं इसके प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुने, समझें और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में परीक्षा में उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, मैंने भी कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला प्रश्न है कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। मतलब पिंजरे में जब कोई व्यक्ति पालता है पक्षियों को तो उन्हें सब तरह की सुख सुविधाएं देते हैं, उनके लिए दाना पानी रखते हैं, सुंदर सा पिंजरा होता है और उनसे प्यार से बोलते भी हैं। उसके बावजूद एक पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि कुदरत ने ही उन्हें आज़ाद रहकर जीने के लिए बनाया है। मतलब उनकी रचना ही ऐसे की है कि वे आज़ाद रहकर जिएं। उन्हें मनुष्य पर आश्रित रखकर जीने के लिए थोड़े बनाया है। उन्हें पंख दिए हैं जिनसे वे कहीं भी उड़ते हुए जाएं, वृक्षों के फल फूल खाएं, नदियों झरनों का पानी पिएं। वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आज़ाद और उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। उन्मुक्त माने एकदम स्वतंत्र जीवन। उन्हें कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि वे घोंसले बनाकर रहते हैं पर वे खुले में होते हैं। घोंसले भी तो खुले में होते हैं, वृक्षों पर होते हैं, जिनसे वे जब चाहे उड़कर बाहर जाते हैं और जब चाहे वापस चले आते हैं। तो इसलिए पक्षी पिंजरे में बंद रहकर नहीं जीना चाहते, क्योंकि उनके स्वभाव में ही उनका जीवन, उनकी रचना ही ऐसी है कि वे आज़ाद रहकर उड़ते रहें और जीते रहें। ठीक है, बात समझ में आई होगी। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त माने एकदम आज़ाद और स्वच्छंद रहकर, स्वतंत्र रहकर वे अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में ऊंचे से ऊंचे तक उड़ना चाहते हैं, अर्थात आकाश की ऊंचाइयां नापना चाहते हैं, नीले आसमान के दूसरे छोर तक पहुंच जाना चाहते हैं और अपनी लाल लाल किरणों जैसी चोंच खोलकर, आपने कविता में ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, अब वापस आप वीडियो देख लेना तो आपको सब बातें याद आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर भाषा में, मधुर भाषा शैली में कविता है, बहुत ही प्यारे भाव हैं। तो वे अपनी लाल लाल किरणों जैसी चोंच खोलकर आकाश के तारों को अनार के दानों की तरह चुगना चाहते हैं। उनकी चोंच लाल होती है और आकाश में जो तारे होते हैं वे उनको अनार के दाने जैसे लगते हैं, तो वो उनको अनार के दानों की तरह चुगना चाहते हैं। अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाना चाहते हैं। पेड़ की फुनगी, पेड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं फुनगी, उस पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं और वृक्षों से फल फूल खाना और बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। तो ये उनके अरमान हैं। जो एक पंछी पिंजरे में कैद कर दिया गया है उसका ये अरमान है, अगर वो आज़ाद होता या उसे आज़ाद कर दिया जाए तो वो क्या क्या करना चाहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। मतलब इस पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी अपनी इच्छा बता रहा है कि यदि मैं आज़ाद होता, पिंजरे में कैद न होता, तो मेरा अरमान होता कि मैं अपने पंखों के सहारे उड़ता हुआ इस क्षितिज से होड़ करता, स्पर्धा करता, है ना। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए से महसूस होते हैं हमें। जब हम देखते हैं ना अपनी छत पर से या बसों में कहीं जा रहे होते हैं तो हम दूर तक नज़र डालते हैं तो देखते हैं जैसे धरती और आसमान मिल रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति हमें दिखाई देती है उसे कहते हैं क्षितिज। तो वह सबसे होड़ करता हुआ क्षितिज से जा मिलता, ये उसका अरमान या उसकी इच्छा है, ये भाव है इस पंक्ति का। यानी क्षितिज पर जाकर ही वह दम लेता या फिर उसकी सांसें टूट जाती, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता। यहाँ सांसों की डोरी तनना मुहावरेदार भाषा है। तो क्योंकि क्षितिज तो हमें लगता है, होता नहीं है कि धरती और आकाश कहीं मिलते हुए होते नहीं है, लेकिन जब पक्षी देखता है तो वो चाहता है कि मैं उस क्षितिज तक पहुंचाऊं, तो वो उड़ता रहता, लेकिन ऐसी स्थिति तो आती नहीं। तो या तो वो वहाँ क्षितिज तक पहुंचता, जबकि क्षितिज होता ही नहीं है ऐसा असल में, वास्तव में, तो फिर वह उसके प्राणों का अंत हो जाता। इसलिए कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। समझ में आ गया भाव इसका, कि या तो क्षितिज से मिल जाता या फिर प्राण ही गंवा देता। ठीक है,
आगे है कविता से आगे, मतलब ये प्रश्न तो कविता में से जो कविता आपने पढ़ी है, कविता का भावार्थ आपने समझा, उसमें से लिए गए हैं। अब ये कविता से आगे मैंने कविता से आगे जाकर आप क्या सोच सकते हैं, क्या सोचना चाहिए, या किस तरह से आपको सोच करके इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, इसलिए पूछा है, इसलिए ये प्रश्न पूछे हैं। तो कविता से आगे में पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, है ना। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उचित माने सही, कि पक्षियों को पालना सही है या नहीं, आपकी नज़र में क्या उचित है क्या अनुचित है, अपने विचार लिखो। तो पक्षियों को पालना किसी भी तरह से उचित नहीं है, ठीक नहीं है। मनुष्य की तो प्रवृत्ति है दूसरों पर अधिकार करके अपनी इच्छा अनुसार उन्हें चलाना, और पक्षी से अधिक सरल, सीधे और प्यारे प्राणी उसे कहाँ मिलेंगे। पक्षी बहुत आराम से उसे पकड़ में भी आ जाएंगे और वो जैसा चाहे उसे रखेगा। इसलिए उसको पालकर पिंजरे में कैद करके अपनी शान बघाड़ता है। अगर हमें या किसी भी मनुष्य को या बच्चों को, चाहे आप ही हो, कुछ देर के लिए अगर कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा ना। जबकि हम तो घरों में रह कर के ही जीते हैं, घरों में कैद रहकर ही एक तरह से जीते हैं। जबकि पक्षियों को तो ईश्वर ने भी पंख बना कर दिए हैं, जिनसे वह आराम से उड़ सके, धरती और आसमान के मध्य विचरण कर सके और आज़ादी से जीवन जी सके। अतः मनुष्य कौन होता है, उन्हें बंदी बनाकर पालने वाला। अर्थात पक्षियों को पिंजरे में रखकर पालना कतई नहीं चाहिए। अगर आपको पक्षी अच्छे लगते हैं, मतलब पालते वही हैं पिंजरे में बंद करके जिनको पक्षी अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको भी पक्षी अच्छे लगते हैं या जिनको भी पक्षी अच्छे लगते हैं, तो उन्हें अपने घर की छत पर चुगने के लिए दाना डालो, चावल, बाजरा, ज्वार आदि, और पीने के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी रखिए। वे स्वयं उड़कर आपकी छतों पर आएंगे और उन्हें दाना पानी चुगते देखकर आप आनंद ले सकते हैं और उन्हें भी आनंदित होकर जीवन जीने दीजिए। आई बात समझ में। तो उन्हें पिंजरे में कैद रखकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करें ताकि वे खुद अपनी इच्छा से उड़कर वहाँ आएँ। ठीक है। अगला प्रश्न है ख, मतलब पहले का ही ख। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा है अपने आसपास, पर हम कल्पना कर सकते हैं कि पिंजरे में रखकर उसके लिए उसी में दाना पानी रख दिया जाता होगा। उसका ध्यान तो रखा जाता ही है, क्योंकि पालने वाला भी पक्षी से प्यार करता है। लेकिन प्यार करने या प्यार जताने का यह तरीका किसी भी रूप में उचित नहीं है। और अगर आपने किसी पक्षी को पालते हुए किसी व्यक्ति को देखा है, तो वो कैसे उसे पालता है, कैसे पिंजरे में रखता है, ये आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। बिल्कुल सही है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद रखने से न केवल उनकी आज़ादी का हनन होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। आज़ादी का हनन माने उनकी आज़ादी छीनना, और पर्यावरण माने हमारे चारों ओर जो वातावरण है वह भी प्रभावित होता है। क्योंकि पक्षियों का स्वभाव, सहज स्वभाव है अपने पंखों से उड़ान भरकर आज़ादी का आनंद लेना, लेकिन मनुष्य उन्हें कैद करके उनकी आज़ादी छीन लेते हैं और वे पिंजरे में ही बेचैन होकर छटपटाते रहते हैं। वे पिंजरे में रहना तो नहीं चाहते, लेकिन मनुष्य उन्हें जब बंद कर देता है तो वे उसी में छटपटाते रहते हैं, निकल तो सकते नहीं। तो और पर्यावरण में संतुलन कायम रखने में भी पक्षियों की अहम भूमिका होती है। बहुत से पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे गिद्ध, चील, कौवे जो होते हैं वो सड़ा गला मांस और अन्य गंदगी भी साफ कर देते हैं, जिससे जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, वह शुद्ध और स्वच्छ रहता है। साथ ही पेड़ पौधों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी पक्षियों का बड़ा योगदान होता है। कुछ पेड़ जैसे पीपल, बरगद, ये जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं ना, ये तो इस बात के लिए पक्षियों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि इनके बीजों का जो मजबूत खोल होता है वह चिड़िया के पेट में जो अम्ल होता है उसी से ढीला होकर आसानी से उगते हैं। मतलब चिड़िया वगैरह इनके पत्तों को, बीजों को खाती हैं, और जब वे अपने मल द्वारा, बीट के द्वारा कहीं पर भी उनको त्यागती है तो वहीं पर वे बीज वृक्ष बनकर उग जाते हैं। समझ में आई बात। और हानिकारक कीट पतंगों को खाकर भी पक्षी उनकी संख्या नियंत्रित करते हैं। चूहे, जैसे चूहे होते हैं वे उल्लुओं का प्रिय भोजन है, उन्हें खाकर वे खेती के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। तो आ रही है बात समझ में आपको कि
पक्षियों से किस तरह से पर्यावरण प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चलें। अब है अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न। माने आप अनुमान कीजिए और कल्पना कीजिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, फिर जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो मानव की वर्तमान जीवन शैली, अभी जो हम जीते हैं, हमारी आधुनिक जीवन शैली जो भी है, और शहरीकरण मतलब शहरों का विकास किया जा रहा है, तो उनसे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वे क्या पक्षियों के लिए घातक है? तो मानव की जो वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण की योजनाएं हैं वे पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है। घातक माने पक्षियों का विनाश करने वाली है, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली है। तो बिल्कुल सही है कि हम जिस शैली में आज जी रहे हैं और जिस तरह से शहरों का विकास करने की योजनाएं बन रही है वे पक्षियों के लिए बहुत ही घातक है, उनको खत्म कर देने वाली है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे पक्षियों का जो आश्रय पेड़ पर रहते हैं वे घोंसला बना के जंगलों में रहते हैं, तो ये उनका जो आश्रय है वह उजड़ता जा रहा है। और कल कारखाने इतने फैलते जा रहे हैं कि उनकी अधिकता से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे पक्षी आसमान में भी उड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है, वायु प्रदूषित है। पेड़ पौधे काटे जाने से उनको खाद्य पदार्थ भी नहीं मिल पाते, यानी फल फूल कैसे खाएं वो? जब पेड़ पौधे कट जाएं तो न तो उनको रहने की जगह है, न उनको खाने के लिए फल फूल मिलते हैं। तो और पक्षी और मोबाइल टावर पर टावर लगाए जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है ना, तो हमारी जो ये मोबाइल की जो संस्कृति अब शुरू हो गई है, मोबाइल हमें चाहिए बहुत, सबको हर हाथ में मोबाइल मिलेगा। तो मोबाइल के लिए, नेट के लिए जो टावर पर टावर लगाए जा रहे हैं शहरों में, इनके रेडिएशन के कारण चिड़िया, कौवे, ये जो हमारे मित्र हैं, ये जो हमारे मित्र कहे जाते हैं, ऐसे पक्षियों की प्रजातियां भी खत्म हो रही है, क्योंकि उनके प्राणों पर बन आती है इन रेडिएशन से। तो हम मनुष्यों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो पक्षियों को तो देखो आप कितने नाजुक छोटे छोटे होते हैं, तो वे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो और इन पक्षियों से रहित वातावरण में है ना कि पक्षी आगे कह रहा है लेखक या जो भी प्रश्न है कि भाई ये घातक है, जो तो हमने बताया था कि किस तरह से घातक है, किस तरह से नुकसानदायक है। और पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन समस्याओं से बचने के लिए पक्षियों के लिए हमें उचित वातावरण और पर्यावरण बनाए रखना चाहिए, मतलब ये जीवित रह सकें, स्वच्छंदता से रह सकें, इसके लिए हमें उन्हें उचित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि उनको वृक्षों पर रहने के लिए भी मिल सके और खाने के लिए भी उन्हें फल फूल उपलब्ध हो सके। और नदी, तालाब, जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करना चाहिए। पक्षियों के लिए हम अपने घरों की छतों पर दाने पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं ताकि उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। आई बात समझ में? और इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन तो मतलब आपके विद्यालय में हो तो आप इस तरह के तर्क पक्ष और विपक्ष में दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। यदि आपके घर के किसी स्थान पर, मतलब आपका जो घर है उस घर में भी कई जगह ऐसे खुले खुले होते हैं ना, घर कमरे भी होते हैं लेकिन खुला चौक होता है, तो उन चौक में भी कहीं उनको ऐसी जगह मिल जाए कि वे पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। और अगर आप उस घर को छोड़कर जा रहे हैं, आवास माने उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया है, घोंसला बना लिया है, और किसी कारण से आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगी? तो उस पक्षी के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो अगर हम किराए से रह रहे थे तो हम मकान मालिक से भी कह सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई ये घोंसला है, इसमें पक्षी हैं, तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, है ना। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि उसके घोंसले को उस घर से बाहर आसपास कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें जहाँ से उनका बाहर आना जाना आराम से हो सके और किसी और पशु पक्षी से उनको नुकसान न पहुँचे। ठीक है, एक बात बताऊँ मैं आपको, आज जहाँ मैं रहती हूँ, आज 20-22 साल हो गए अपने निजी मकान में, उसकी पोर्च जो बनी हुई ना मेरी,
उस वहाँ पोर्च में स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड, उसके ऊपर बरसों से कबूतरों ने घोंसला बना रखा है। जब से मैं आके रहने लगी हूँ, क्योंकि मैं दिन में स्कूल चली जाती हूँ और घर पे कोई रहता नहीं है और उन्हें शांति भी मिलती है। मैं आज भी ये बात समझ के उन्हें शांति और एकांत चाहिए और उन्हें ये मिल जाता है। और मैं भी पसंद करती हूँ, बहुत प्यार तो सभी करते हैं पक्षियों से, और मुझे भी क्या तकलीफ है उनके घोंसला बनाने से, और बल्कि खुशी होती है। तो बरसों से उन कबूतरों ने घोंसला बना रखा है और न जाने कितने बच्चे वहाँ हुए और उड़ गए। घोंसला खाली होता है और पता ही नहीं चलता कब उसने अंडे दिए, मतलब कब घोंसला खाली हो जाता है और वापस कब वहाँ कबूतर आके रहते हैं और अंडे दे देते हैं। जब कबूतरी को वहीं जमे हुए बैठे हुए देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि अंडे आ गए हैं। पोर्च यूँ तो पैक है, पर जाली की जो डिज़ाइन है ना, पोर्च को पैक जिस जाली से किया उसकी डिज़ाइन ऐसी है, उसमें बीच में चौड़े चौड़े हैं खांचे, तो उसमें से वह उड़कर बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए वो आराम से वहाँ पे घोंसला बना के रह रहे हैं। कभी कभी मैंने खाली घोंसलों को हटाया भी है, क्योंकि उसमें बीट ही बीट हो जाती है तो मैं हटा देती हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद ही देखती हूँ तो फिर घोंसला तैयार मिलता है। और कभी उनको बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि दिन भर मैं घर पर रहती नहीं हूँ और पोर्च बाहर है, लेकिन देखो तो फिर घोंसला मिलता है तैयार, तो ऐसा अच्छा लगता है, खुशी होती है मतलब अंदर से, और मुझे बहुत मतलब खुशी होती है। आज 1999 से इस घर में मैं रह रही हूँ और तब से यह सिलसिला चला आ रहा है ना। और हाँ, करीब 7-8 साल से मैंने गिलोय लगा रखी है पोर्च में ही, और वो तो इतनी फैलती है, या इतनी फैल गई कि कुछ मत पूछो। मतलब गिलोय इतना प्यारा पौधा है, आप लगाएंगे डंठल से, डाली से, और वो इतना फैल जाता है। तो एक जगह से उसकी टहनी मतलब खूब फैल गया है, तो और पुराना भी हो गया, 7-8 साल पुराना, तो टहनी मोटी भी हो जाती है। तो वो टहनी, एक टहनी है तो वो उसकी इतनी मोटी है और दूसरी टहनियों से मिलकर वो मतलब इस तरह से बन गई है, चौड़ी हो गई है कि एकदम उस पर भी सुरक्षित घोंसला बना लिया उन्होंने, और उसमें भी अंडे दिए कबूतर ने। ये सब देखकर बहुत दिल आनंदित होता है, मतलब उस पर भी ठिकाना बना लिया है और घोंसला बना लेते हैं। मैं हटा भी देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो उससे कौवा वगैरह अगर कोई देख लेगा तो शायद नष्ट कर देगा, लेकिन उनको वो जगह पसंद आ रही तो वो वहाँ पर भी घोंसला बना लेते हैं। तो आई बात समझ में, अगर हमें पक्षी प्रिय है तो हमें इस तरह से वो घोंसला बना लेते हैं, तो हमें उन घोंसलों की और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये बात बताई आपको थोड़ी सी, ठीक है। अगला है भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। मतलब स्वर्ण श्रृंखला में स्वर्ण, इसके नीचे रेखा खींची हुई है, लाल किरण सी में लाल के नीचे, तो ये जो शब्द है लाल और स्वर्ण, ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो श्रृंखला की विशेषता कि वह सोने की है, स्वर्ण श्रृंखला माने सोने की श्रृंखला, और लाल किरण सी माने किरण कैसी है? लाल किरण सी। तो ये गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार की 3 और उदाहरण लिखिए। तो आपने कविता पढ़ी होगी, उसमें आए हैं उदाहरण। कनक तीलियां, तो तीलियों की क्या विशेषता है? कनक माने सोना, तो ये उनका विशेषण है कि वे सोने की तीलियां हैं। तीलियों की विशेषता है कनक, सोने की तीलियां हैं। कटुक निबोरी, निबोरी कैसी होती? कड़वी, तो ये उसकी विशेषता है कि वह कटुक निबोरी है। तारक अनार, अनार कैसे हैं? तारे जैसे, ये अनार की विशेषता है। अनार के जो दाने होते हैं जैसे गोल गोल चमकते हैं ना तारे रात में, तो उन तारों जैसा अनार। और कनक कटोरी, कटोरी है तो वो भी सोने की है, कनक कटोरी। नीले नभ, नभ की विशेषता कि वह नीला है, कटोरी की विशेषता कि वह सोने की है। तो इससे से 3 उदाहरण पूछे, लेकिन कविता में से ढूंढोगे आप तो इससे 5 उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो द्वंद्व समास, मतलब समास आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, तो समास का एक भेद है द्वंद्व समास। तो ये जो भूखे प्यासे शब्द है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इन दोनों शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है डैश का, वह कहलाता है सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। मतलब ये जो चिन्ह है ये किसका प्रतीक है? भूखे प्यासे माने भूखे और प्यासे। जब हम समास विग्रह करते हैं, समास का अर्थ करते हैं, तो इसका अर्थ निकलेगा भूखे प्यासे माने भूखे और प्यासे। जैसे भूखे प्यासे लिखा है यहाँ पे बराबर भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। मतलब आप सोचिए, समझिए, किताबों में ढूंढिए। तो भूखे प्यासे जैसे शब्द देखो, जैसे माता पिता माने माता और पिता, और इन द्वंद्व उदाहरण समास के जितने भी उदाहरण लिखोगे उनमें आप ये चिन्ह लगाओगे। ये जो डैश वाला चिन्ह है ना, सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह। माता पिता, इसका विग्रह करेंगे तो आ जाएगा माता और पिता, वह और का प्रतीक, या तो और या, है ना। राम सीता, राम और सीता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल बाटी, दाल रोटी। तन मन, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, आज कल, ऐसे।
तो समझ में आया। द्वंद्व समास माने, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ऐसे दोनों शब्द जिनके पीछे चिन्ह होता है और वे चाहे तो समान अर्थ के द्योतक होते हैं, चाहे विपरीत अर्थ के द्योतक होते हैं, और जब उनका विग्रह करते हैं तो वो जो सामासिक चिन्ह होता है वह और में बदल जाता है। और हम इस तरह से अर्थ करते हैं, भूखे और प्यासे, माता और पिता, दाल और रोटी, दाल और बाटी, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, राम और लक्ष्मण, राम और सीता, माता पिता, आज कल, आज और कल आदि। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रश्न हो गए खत्म। आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो आप और बताइएगा, कमेंट करिएगा और कहिएगा, तो मैं और पाठों की भी प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि और भी जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।